हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि फॉर एवरी रिएक्शन, ठीक है, या फिर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मेरे पास ये दो बॉल है, ठीक है, ये बॉल हैं, दोनों क्या कर रही, मूव कर रही हैं, ठीक है, आपस में एक ही डायरेक्शन में, इस तरह मूव कर रही है, ये इस तरह मूव कर रही है। इनका आपस में कॉलिजन हो जाता है, ठीक है। जब इनका आपस में कॉलिजन हो जाता है तो ये बॉल जो है इस पर फोर्स लगाती है और ये बॉल जो है इस पर फोर्स लगाती है, ठीक है। लेकिन जो फोर्स कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। और उससे क्या होगा, टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके डेली लाइफ में मैं एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे आप जब ग्राउंड पर चलते हो, तो आप क्या करते हो, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो, उसकी वजह से आगे चल पाते हो। अगर ग्राउंड को पुश ना कर पाओ, बहुत ही स्मूथ ग्राउंड हो, उसमें फ्रिक्शन ना हो, तो वो ग्राउंड क्या होगा, पुश नहीं कर सकते, ठीक है। एक फ्लोर है, बहुत ही स्मूथ है, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, तो आप उसको अगर चलने की कोशिश करोगे तो स्लिप हो जाओगे, ठीक है। क्यों नहीं चल पाए, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं था। फ्रिक्शन ना होने की वजह से आप उसको पुश नहीं कर पाए, और पुश नहीं कर पाए इसलिए आप एक्शन नहीं हुआ, एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। जैसे स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करते समय क्या करते हैं, पानी को, वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं, हम आगे चल पाते हैं। बोटिंग करते हैं, बोटिंग से क्या होता है, पानी को जो है पीछे से करते हैं, बोट जो है वो आगे जाती है, ठीक है। दिवाली पे आपने रॉकेट जलाए होंगे, रॉकेट में क्या होता है, पीछे फ्यूल भरा होता है, उसमें जैसे आग लगाते हैं उसमें से हॉट गैसेस जो है डाउनवर्ड निकलती हैं और रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड जाता है। तो हॉट गैसेस का निकलना एक्शन और रॉकेट का ऊपर की तरफ जाना रिएक्शन, ठीक है। आपने एक वैसे करा होगा, बैलून में हवा भरो, बैलून में हवा भर के उसे छोड़ दो, तो बैलून के माउथ से हवा जो है वापस आएगी, तो बैलून क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो हम करते हैं आज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। According to Newton's third law of motion, for every action there is equal and opposite रिएक्शन, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो बॉल हैं, हम इसको मान लेते हैं बॉल ए है, ये बॉल बी है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया है एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, ठीक है। अब ये दोनों बॉल क्या होती हैं, जब पास पास आती हैं तो इनका कॉलिजन होता है। कॉलिजन का मतलब इनका क्या हो गया, टक्कर लग गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनका कॉलिजन शो कर देते हैं, ए और बी, ठीक है। थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, ए और बी, ये क्या हुआ, इनका कॉलिजन हो गया, ठीक है। ये दोनों ऐसे थी, उसके बाद क्या हुआ, कॉलिजन हो गया। जब कॉलिजन होगा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, लेकिन ठीक है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और इसके फोर्स की डायरेक्शन क्या है, उस तरफ। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो ए ने बी पर फोर्स लगाया उसको हम बोलेंगे एफ ए बी, ठीक है। ए एक्सर्टेड फोर्स ऑन बी, जो ए ने बी पर फोर्स लगाया, ठीक है, ये बी बॉल थी, ए ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया तो एफ ए बी, ठीक है। ऐसी ए पर जब बी फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसको उल्टा कर देते हैं, ये क्या है, बी ने ए पर फोर्स लगाया, ठीक है, बी ने ए पर फोर्स लगाया तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो हम इसको लिखेंगे एफ बी ए। ऐसी बी पर जब ए फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ए बी, ठीक है।
बी ए का मतलब बी ने ए पर फोर्स लगाया, ए बी का मतलब ए ने बी पर फोर्स लगाया। जो भी पहला अल्फ़ाबेट होगा वो फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, सेकेंड अल्फ़ाबेट के ऊपर। इसको 1-2 भी लिख सकते हैं, F1-2, 1 ने 2 पर लगाया तो यहाँ क्या आ जाएगा F2-1, 2 ने 1 पर लगाया। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जो फोर्स एफ बी ए है, बी ने जो ए पे लगाया है वो इक्वल होगा एफ ए बी जो ए ने बी पर लगाया है। ठीक है, जो बी पर ए ने लगाया है वो फोर्स किसके बराबर होगा, जो ए ने बी पर लगाया है। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दोनों क्या इक्वल हो गए। अब अपोजिट के लिए क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब है कि जो फोर्स लगाया है वो क्या है अपोजिट, तो हम इसको एक्शन मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रिएक्शन। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स करते हैं। न्यूटन्स लॉ के एग्जाम्पल कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही वही अभी बताया था आपको, व्हेन वी वॉक वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड टू मूव फॉरवर्ड। हमें आगे चलने के लिए ग्राउंड को पीछे पुश करना पड़ता है तभी चल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकेंड, इन अ रॉकेट hot gases comes out from the nozzle vertically downward and rocket moves upward। ठीक है, जो रॉकेट जाते हैं स्पेस में जाते हैं, मून पर जाते हैं। ठीक है, तो जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसके नोजल पीछे से क्या होता है, हॉट गैसेस निकलती हैं, जो फ्यूल भरा होता है उसके अंदर हाइड्रोजन। तो हॉट गैसेस बैकवर्ड निकलती हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, और रॉकेट क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है अपवर्ड। ठीक है, तो गैसेस का निकलना एक्शन, रॉकेट का ऊपर मूव करना रिएक्शन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड, when we swim और बोटिंग, जब हम तैरते हैं या नाव चलाते हैं, वी पुश वाटर बैकवर्ड so that we or boat move forward। ठीक है, हम उसको बोट को सेल करते हैं तो पीछे की तरफ पानी डालते हैं, बोट आगे जाती है। ऐसे ही तैरते समय वाटर को पीछे करते हैं बैकवर्ड, तो हम आगे जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के। ठीक है,
नेक्स्ट हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम हमने पहले पढ़ा था। मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब भी मास और वेलोसिटी के को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वी। जैसे बॉल है, ठीक है, ये बॉल जो है मूव कर रही है, इसमें एक मास है, ये बॉल मूव कर रही है विद ए वेलोसिटी, ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है? जैसे दो मासेस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये मास जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है विद सर्टन वेलोसिटी, ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद ए सर्टन वेलोसिटी, ठीक है। इनका कॉलिजन कब होगा? ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनका कॉलिजन कब होगा, इनकी टक्कर कब होगी? जब पीछे वाली बॉल की स्पीड आगे वाली बॉल से ज़्यादा होगी, तभी कॉलिजन होगा। जब इनका कॉलिजन होगा, ठीक है, तो क्या होगा? कॉलिजन से पहले इसका मोमेंटम भी कुछ ना कुछ होगा, इसका मोमेंटम भी कुछ ना कुछ होगा। जब कॉलिजन होगा तो दोनों का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ये बॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो इसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जो इससे पीछे से फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो एक का मोमेंटम कम हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाएगी कॉलिजन के बाद, और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो एक का मोमेंटम कम हो जाएगा, दूसरे का ज़्यादा हो जाएगा। तो इनिशियली भी दोनों का मोमेंटम था और कॉलिजन के बाद भी दोनों का मोमेंटम था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है? अगर इनिशियली दोनों के मोमेंटम को सम करो, ठीक है, और कॉलिजन के बाद दोनों के मोमेंटम को सम करो, तो वो हमेशा क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो कंजर्वेशन मोमेंटम यही है कि बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड और अनचेंज्ड, वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं और मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू conservation of momentum, the total momentum before and after collision remain conserved और अनचेंज्ड। कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहेगा, ठीक है, कंजर्व रहेगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम मोमेंटम को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बॉडी का मोमेंटम कम होगा तो दूसरी का बढ़ जाएगा, जितना कम होगा उतना उसका बढ़ जाएगा, यानी टोटल हमेशा क्या रहेगा? सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन is equal to total momentum after collision, ठीक है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। जब गन चलाते हैं तो गन में से क्या होता है? बुलेट निकलती है, ठीक है। जब बुलेट आगे निकलती है तो वो क्या? एक्शन। बुलेट आगे गई है तो क्या होगा? एक्शन। तो उसका रिएक्शन क्या होगा? बुलेट को गन को पीछे की तरफ पुश करेगी। इसीलिए कि बड़ी वाली जो राइफल होती है कंधे पर लगा के, शोल्डर पर लगा के चलाते हैं, नहीं तो क्या होगा? निशाना नहीं लगेगा सही जगह पर, ठीक है। तो बुलेट का निकलना क्या? एक्शन, और गन का पीछे पुश होना क्या है? रिएक्शन, ठीक है। तो बुलेट जब जा रही है तो उसमें मास है, उसमें वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम निकल सकता है। ऐसी जो गन है इसमें भी मास है, और जब ये पीछे की तरफ मूव करेगी तो इसमें वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो दोनों में मोमेंटम है।
तो एक मोमेंटम क्या था बिफोर बुलेट फायर्ड, बुलेट के निकलने से पहले एक मोमेंटम था, और एक मोमेंटम क्या है बुलेट के निकलने के बाद। तो जो टोटल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग रिमेन सेम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, जैसे मान लो ये इसमें बुलेट है, ठीक है, ये गन है, तो इनिशियली क्या है, गन का भी मास है और बुलेट का भी मास है, ठीक है। शुरू में क्या है, बुलेट जो है वो रुकी हुई है, रुकी होने का मतलब क्या है कि मोमेंटम जीरो होगा, ठीक है। जैसे ये इसमें से निकलेगी तो वेलोसिटी आएगी, इसका कुछ मोमेंटम हो जाएगा। ऐसी गन जो है वो पीछे की तरफ जाएगी, इसका भी कुछ मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम टोटल, टोटल का मतलब बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम क्या होगा, सेम। फाइनल मोमेंटम, फाइनल का मतलब बुलेट जब मूव कर रही थी और गन जब मूव कर रही थी, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। हम एक बॉल लेते हैं जिसका मास है m1, एक और बॉल लेते हैं जिसका मास है m2, ठीक है। जैसे मेरे पास दो बॉल हैं, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। अब ये दोनों बॉल क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है। दोनों बॉल क्या हैं, मूव कर रही हैं, दोनों बॉल मूव कर रही हैं, ठीक है। तो एक की इनिशियल वेलोसिटी है u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, ठीक है। ये u1 की स्पीड से जा रही है और ये u2 की स्पीड से जा रही है, दोनों मूव कर रहे हैं। तो इनका कॉलिजन कब होगा, अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो इनका कॉलिजन कभी होगा ही नहीं, ठीक है। कॉलिजन होने के लिए एक ही कंडीशन है कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है। मूव ये भी कर रही है, मूव ये भी कर रही है, लेकिन इसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो कॉलिजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, u1 इज़ ग्रेटर देन u2 फॉर कॉलिजन। कॉलिजन तभी पॉसिबल है जब इनिशियल मोमेंटम बॉल ए, इसका हम नाम रख देते हैं बॉल ए, इसका नाम रख देते हैं बॉल बी, ठीक है। अगर ए की वेलोसिटी जो इनिशियल है वो बी की वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो कॉलिजन होगा, ठीक है। कॉलिजन जब होगा तो दोनों बॉल क्या होंगी, इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये m1 मास है इसका, इसका m2 मास है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉलिजन। तो फर्स्ट केस क्या था, बिफोर कॉलिजन, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो गया, कॉलिजन, और थर्ड क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब कॉलिजन के बाद क्या होगा, जब इनकी आपस में टक्कर हो गई, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी कम थी तो इसकी वेलोसिटी, क्योंकि पीछे से पुश मिला है इसको, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि सेकेंड लॉ में क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो क्योंकि इसके पीछे से फोर्स लगा है तो इसका मोमेंटम जो है बढ़ जाएगा, और इसका, क्योंकि इसके फोर्स इस ये भी अपोजिट फोर्स लगाएगी तो इसका मोमेंटम कम हो जाएगा न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। ये फॉरवर्ड फोर्स लगाएगी, ये बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड वाले का बढ़ जाएगा मोमेंटम, बैकवर्ड वाले का डिक्रीज हो जाएगा। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, जो बॉल ए है, एक बॉल बी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 हो गई, v1 हो गई, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। अब इस केस में क्या है, पहले इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी इसकी, ठीक है, कॉलिजन के बाद क्या होगा, ये कम हो जाएगी, तो यहाँ पर v1 जो है वो लेस देन होगा v2 से, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन बॉल 1 की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसको अपोजिट फोर्स मिला है, इसको फॉरवर्ड मिलेगा तो उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं
इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए। ठीक है, बॉल ए ये है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास क्या है इसका, m1 है, ठीक है, मास क्या है m1 है और वेलोसिटी क्या है u1 है। ऐसी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल b। ठीक है, b का मास m2 है और वेलोसिटी u2 है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए। ठीक है, फाइनल मोमेंटम का मतलब आफ्टर कॉलिजन। तो बॉल ए का मास तो m1 ही रहा, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो अब क्या हो जाएगा इसका, मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी फाइनल। ऐसी फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। ठीक है, बी का मास m2 है और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, v2। ठीक है, तो सेकेंड लॉ में क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब ये दोनों बॉल क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं कॉलिजन के टाइम, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, तो बॉल ए इस तरफ फोर्स लगाएगी, क्या हो जाएगा एफ, बी ने ए की तरफ तो हो जाएगा बी ए, और ये इस तरफ फोर्स लगाएगी तो हो जाएगा एफ ए बी। ठीक है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, जो फोर्स होता था, फोर्स जो बी ने ए पर लगाया, ठीक है, फोर्स जो बी ने ए पर लगाया, बी ने ए पर लगाया, ठीक है, क्या हम लोग लिखा करते थे, एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब क्योंकि बी बॉल क्या है, ये वाली बॉल है बी, ठीक है, तो बी का मोमेंटम क्या लेंगे, m2 वाला। ठीक है, तो v कौन सा हो जाएगा, इसमें मास हो जाएगा m1 m2। ठीक है, बी बॉल का मास क्या m2 है, फाइनल मोमेंटम इसका v2 है और इनिशियल मोमेंटम इसका u2 है। ठीक है, B ने A पर फोर्स लगाया, B ने A पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो हमें बॉल B को लेना है। B का इनिशियल मोमेंटम क्या है m1, B का फाइनल मोमेंटम क्या है m2 ये वाला। ठीक है, तो इसमें से m2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ लिख लिया, तो ये क्या बन गया v2 माइनस v1। ठीक है, ऐसे एफ ए बी, ठीक है, फोर्स जो A ने B पर लगाया, ठीक है, तो A का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या है m1 u1, तो m1 इसमें भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉल A ये आ जाएगा v1 और माइनस u1 अपॉन टी। ठीक है, B का मतलब सेकेंड बॉल, तो इसमें सारे 2 आएंगे, A का मतलब फर्स्ट बॉल, तो इसमें सारे 1 आएंगे, बस इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, A ने B पर फोर्स लगाया और B ने A पर फोर्स लगाया, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में क्या है कि जो फोर्स होगा एफ बी ए बी वो इक्वल होगा किसके, एफ बी ए के। जो ए ने फोर्स बी पर लगाया वो किसके इक्वल होगा, जो बी ने फोर्स ए पर लगाया, और साथ में क्या होगा अपोजिट। ठीक है, एफ ए बी कितना है हमारा, एफ ए बी है m1
ठीक है, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी इक्वल टू, ठीक है, बी ए निकाल लिखना है, माइनस लगा दो, m2 हमने कॉमन लिया था, v2 u2 अपॉन टी, ठीक है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, m1 v1 माइनस u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो m1 v1 m1 v1, ठीक है, m1 को इससे कर दो माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 से इसको करोगे तो माइनस m2 v2, माइनस m2 को माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा m2 u2, ठीक है। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, क्योंकि वी आ रहा है इसमें, ये इनिशियल है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल को एक तरफ कर देते हैं, फाइनल को एक तरफ कर देते हैं। तो इस माइनस वाले को हम इधर ले जाते हैं और इस माइनस वाले को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस, इधर आके प्लस हो जाएगा m2 v2 इक्वल टू, ये तो यहीं रहेगा m2 u2, ये इधर आ जाएगा प्लस m1 u1, ठीक है। क्योंकि इसमें v आ रहा है दोनों में, तो ये क्या है, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इन दोनों में u आ रहा है, तो दोनों बॉल का क्या है, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कंजर्वेशन मोमेंटम कि बिफोर कॉलिजन, ठीक है, बिफोर कॉलिजन इनिशियल ही है, ठीक है। ये बिफोर कॉलिजन है जब वेलोसिटी u1 और u2 थी, और ये आफ्टर कॉलिजन है जब वेलोसिटी क्या हो गई, v2 और v1, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको मासेस दे रखे होंगे, वेलोसिटी दे रखी होगी, एक वेलोसिटी नहीं दे रखी होगी कोई, ठीक है। तो वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं।